अभी की अभी शॉर्ट सर्विस और अग्निवीर स्कीम को बंद कर देना चाहिए। जब हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है अग्निवीर की, शॉर्ट सर्विस की, तो किस हिसाब से लिए जा रहे हैं भाई? अगर पार्टिसिपेशन ना हुई, अगर ये डायलॉग इसी तरीके से चला जिस हिसाब से अभी चल रहा है, मैं कितनी देर तक चलाऊंगा इसको? मेरे को नहीं लगता कि मैं ज्यादा इसको खींच सकूंगा। अगर कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है, अगर कोई रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा मेरे काम को, अगर कोई उसमें कुछ एडिशन ही नहीं हो रही किसी भी तरीके से, मैं क्या करूंगा? मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है कि मैं इसको बंद कर दूंगा। जय हिंद, मैं राजेश, डायलॉग्स नेक्स्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये जो डायलॉग है ये एक मोनोलॉग है, यानी मैं अकेला आपसे गुफ्तगू करूंगा और जो पॉइंट मेरे दिमाग में हैं वो आपके साथ शेयर और डिस्कस करूंगा। जब हम फौज में गए थे तो पहली चीज हमारे को बताई गई थी और जो लिखी हमने वहां पढ़ी थी वो थी फील्ड मार्शल फिलिप्स चेटवुड की, जिसको बोला जाता है चेटवुड क्रेडो। मैं वो दोहरा देता हूं, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. क्यों पढ़ी ये क्रेडो मैंने? शायद हम लोग इससे भटक गए हैं। शायद ये वो एक राह है जिस पर हम खुद अमल किए, हम खुद चले, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिग्रेडेशन आर्मी रैंक्स में हुई है, आर्मी ऑनर में हुई है, तो इस पर अमल नहीं किया जा रहा। एक और चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हमारे कई अफसर ऐसे हैं, जेसीओ भी हैं, जवान भी हैं, जो अपने अपने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इनमें से कुछ कैप्टन हैं, कुछ मेजर्स हैं और कुछ कर्नल्स हैं, कुछ जनरल्स हैं। ये लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपनी यूनिफॉर्म में फोटो भी लगाते हैं उसके साथ। जो उनके थंबनेल होते हैं उसमें यूनिफॉर्म में फोटोज होती हैं, इनकी पिक्चर्स होती हैं, और धड़ेले से मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। जब वो मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, हमारी सिखलाई क्या है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, मिलिट्री ऑपरेशंस है, वो सीक्रेट है। जो हमने फौज में सीखा, जो हमने फौज में किया, वो सब सीक्रेट था। 4.5 साल मैंने फील्ड में रहा हूं। 4.5 साल आपके जो लश्कर तौहीबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, एम्बुश, पेट्रोलिंग मैंने की है। 52 मूव्स थे मेरे JNK में। सिर्फ 5 साल मैंने नौकरी की है और इस 5 साल में यही मेरी रूटीन थी। लेकिन अब देखेंगे, मैं कभी बात नहीं करता। सरसरा एक इधर उधर कुछ बता देना है, दैट्स इट।
लेकिन ये लोग अपने ऑपरेशंस की बात, अपने जो यूनिफॉर्म्स में जो वेपन्स यूज करते हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो सब बात करते हैं। जनरल साहब बात करते हैं, एक वुमेन अफसर को लेके बड़ा भारी चल रहा है। देखिए आप यूट्यूब, एक के बाद एक जनरल साहब की स्टेटमेंट है उसमें कि वुमेन अफसर जो कमांडिंग अफसर है वो किस हिसाब से उनके बारे में लिखा जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है। एक मेजर साहब हैं, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस है, बहुत भारी फैन फॉलोइंग है। साथ ही साथ उनका जो नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी पर भी है उनका, आता है उनका कार्यक्रम, अक्सर कई सालों से आ रहा है। बड़ा अच्छा जवाब देते हैं वो। पाकिस्तान में जो रिपोर्टर बैठा होगा उसको बड़ा अच्छा जवाब देंगे वो, ऐसे लगेगा कि आज ही पाकिस्तान को दो फाड़ में काट देंगे। एक जनरल साहब हैं, बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। वो भी नेशनल न्यूज में आते हैं, आए दिन किसी ना किसी न्यूज चैनल पर बैठे होते हैं वो। मजाल है कि जितने भी मैंने ये लोग बोले हैं, एक ने भी डिग्रेडेशन ऑफ मिलिट्री रैंक्स, एक ने भी एसएस अफसर्स, अग्निवीर, इनके साथ क्या बुराई हो रही है, किस हिसाब से इनको डाउनग्रेड किया जा रहा है और इनके राइट्स क्या हैं जो इनको मिलना चाहिए, एक ने भी आज तक उनके बारे में बात नहीं की। वाई ऑफिसर्स सेम हवलदार से लेके जेसीओ तक, काउंट्री कैप्टन तक अपने अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। वो ये बताते हैं कि अग्निवीर में भर्ती कैसे होना है, कितने किलोमीटर की रेस दौड़नी है, कितने मिनट में दौड़नी है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। वो ये बताते हैं ओरोपी टेबल्स में कितना किसका पैसा बढ़ गया। एक भी ये नहीं है चैनल, एक जगह मैंने नहीं सुना जहां वो बोल दें कि इस अग्निवीर स्कीम को अभी की अभी रोक देना चाहिए, अभी की अभी शॉर्ट सर्विस और अग्निवीर स्कीम को बंद कर देना चाहिए। जब हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है अग्निवीर की, शॉर्ट सर्विस की, तो किस हिसाब से लिए जा रहे हैं भाई। दुख की बात है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये मैंने जो अभी आपको बताया था कि ये कर्नल साहब, जनरल साहब अपने वो चला रहे हैं, यूट्यूब के चैनल्स चला रहे हैं। इनके चैनल देखिए, एक एक दो दो घंटे के इनके इंटरव्यू होते हैं। उसी एक एक दो दो घंटे के बीच में इनकी चाय ब्रेक्स होती हैं, उसी के बीच में इनकी लंच ब्रेक्स होती हैं। 3-3 4-4 जने बैठ के वो इंटरव्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं चीजों को। मेरे को हैरत इस चीज की है कि जो आप लोग हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख किस चीज को रहे हैं। आप लोग उनके 2-2 घंटे के इंटरव्यूज को देख रहे हैं। आप लोग चाहते क्या है? आप लोग चाहते हैं कि मुद्दे की बात हो या उनको सुना जाए, जो कुछ भी उनके दिमाग में आए, कोई चीज उसके बारे में वो बात की करे जा रहे हैं। रादर मैं इसको बोलूंगा कि जो अफसर फौज में डिसग्रंटल्ड है वो बाहर आके किसी ना किसी तरीके से अपने ऑपरेशंस के बारे में बात करके, बाकी चीजों के बारे में बात करके, क्योंकि वहां तो कोई क्रेडिट मिला नहीं, बाहर आके वो चाहते हैं हमारे को क्रेडिट मिल जाए, हम लोगों को बताएंगे देखो जी हम कितने बड़े फन्नेगान हैं, हमने कितने ज्यादा काम किए हैं। अरे भैया, आप इतने ही बड़े फन्ने खान होते, इतना ही काम किया होता तो आप वेलफेयर के बारे में भी कुछ बोलते। आज आपके पास मौका है, बोलिए। आप इतने बड़े फन्ने खान होते तो फौज ने आपको किसी ना किसी अवार्ड से नवाजा होता। चलिए छोड़िए।
ना कोई मेडिकल के बारे में बोलता है, ना कोई OROP2 अग्निवीर एसएस अफसर के बारे में बोलता है। CSD नहीं दे रहे अग्निवीर को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे, OROP नहीं दे रहे, अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? अगर आज बोला जाता है कि अग्निवीर को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो ये भी याद रखने की बात है, जब इमरजेंसी कमीशन शुरू हुई थी तो सारे इमरजेंसी कमीशन जो ऑफिसर्स थे तकरीबन उनको सिविल में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया गया था। जो शुरू के एसएस अफसर्स थे उनको एडजस्ट कर लिया गया था। और उस टाइम एक प्रोविजन भी होती थी, जो अपना IAS IPS हुआ करता थे UPSC के एग्जाम, उनमें से पेपर्स में छूट मिलती थी, सिर्फ 2 पेपर देने पड़ते थे, और वो पेपर भी इनके मिलिट्री सर्विस के रिलेटेड होते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? 73 के बाद क्या हुआ? सिर्फ एज की रिलैक्सेशन, दैट्स इट। तो अग्निवीर के साथ भी सेम होगा। और यहां एक और चीज है, जो ऑफिसर होते हैं, एसएस ऑफिसर होते हैं, कोई भी ऑफिसर है, IMA, NDA, OSS, कोई भी कमीशन अफसर है, सिर्फ वो 3% होते हैं, मात्र 3% होते हैं फौज के, और 97% जो है वो JCO और जवान होते हैं। तो आज अगर 3% ऑफिसर्स में से एसएस ऑफिसर बाहर भी आ रहे हैं तो उनकी नफरी कितनी है? और जो अग्निवीर बाहर आएंगे, जो 97% है, उनकी नफरी कितनी होगी? ट्रेंड है, हथियार चलाना आता है, सोल्जर हैं, कहां खपत करेगी सरकार उनको? कोई इस क्वेश्चन को एयर नहीं कर रहा। आगे अगर मैं चलता हूं तो एक और पॉइंट है इसी में, जो ORP के ये टेबल आए हैं, इसमें जो कर्नल TS है और ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल HAG, इनकी सबकी पेंशन एक है। ये दुख की बात है, ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। कैसे हो सकता है एक टाइम स्केल कर्नल और एक सिलेक्शन ग्रेड ब्रिगेडियर, सिलेक्शन ग्रेड मेजर जनरल और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल HAG, उनकी सबकी पेंशन है को? मेरे से पूछिए तो ये मजाक बना दिया है ORP का, पेंशन्स का मजाक है ये। जो हमारा प्लेटफॉर्म है डायलॉग्स नेक्स्ट का, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों की आवाज है, जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड, जो यूनिट कमांड किए हैं, जो शॉर्ट सर्विस अफसर चाहते थे कि उनको परमानेंट कमीशन मिले लेकिन नहीं दी गई, ये प्लेटफॉर्म उनकी आवाज बुलंद करने का प्लेटफॉर्म है। आप गूगल फॉर्म भरते हैं, उसमें एक रिमार्क्स का सेक्शन होता है, प्लीज उस रिमार्क्स में आप रिमार्क्स अपने भरिए, आप लिखिए कि आपके दिल में क्या है। वही हमारे पास डाटा है जो हम आगे भेज सकते हैं, वही डाटा है जिससे हमारे को फीड फॉर थॉट मिलता है। इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा, आप वहां तो भरते ही हैं, आप अपनी वीडियोस बनाइए, हमारे को दीजिए, हम अपने चैनल पर उनको चलाएंगे। आपके पास टाइम होता है, आप मेरे को फोन कीजिए, जो आपका कन्वीनियंट टाइम है आपको, मैं उस टाइम यहां से आपको लिंक शेयर करूंगा और मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन आपका व्यू पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ।
क्या आप डरते हैं? क्या आप डरते हैं बताने के लिए कि आपने किन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है? ऑपरेशंस के नाम मैं बोल देता हूं। ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो 1971 की लड़ाई हुई थी, सिर्फ एक अफसर आज तक उसके बारे में बोला है, कैप्टन आर के भारद्वाज, 80 ईयर्स के हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ, आप में से कुछ ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी। एक एसएस ऑफिसर ने उसमें लिखा है फॉर्म में कि वो इनिशियल थे जाने वाले, सबसे पहले बैच में थे ऑफिसर जिन्होंने कैप्चर किया था सियाचिन, और उनको भी परमानेंट कमीशन नहीं मिली। उन्हीं की स्टोरी चाहिए, वो ही दिखाने का है कि कितने कैलिबर वाले ऑफिसर हैं जिनको चूज किया गया जाने के लिए, और उसके बाद उनको दिया क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्विस अफसर थे। ऑपरेशन पवन, श्रीलंका ऑपरेशंस, यहां से गए थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वहां एक्शन था। ये उलटफेर कैसे हुआ, इसके बारे में कोई तो बताएगा? आप लोग ही बताएंगे। कारगिल वार, पराक्रम, इन ऑपरेशंस के बारे में अगर आप खुल के नहीं बोलेंगे तो आपके बारे में भी कोई खुल के नहीं बोलेगा। सवाल यह आता है कि हम लोग इतने टाइट लिप्ड क्यों हैं? हमारे मुंह पर हमेशा जंजीर क्यों रहती है? हम बोल नहीं सकते। पहला कारण हमारी ट्रेनिंग। हमारे को ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि जो है, जो मिल रहा है, उसको आप ऐसे लीजिए कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। सेकंड चीज है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप अपना विचार एयर करेंगे तो आपके आसपास वाले, आपके कोर्समेट जिनको परमानेंट कमीशन मिल गई, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तीसरी चीज है कि यार मैं क्यों बोलूं, कोई और बोल देगा, बथेरे हैं। अगर हमारी सोच यही रहती है, इसी तरीके से रहती है, तो हम कामयाब नहीं होने वाले। अगर हम अपने कंसर्न्स ही एयर नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई अपने कंसर्न्स एयर नहीं करेगा। वही चलेगा, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। चार लोग बैठ के एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं कि जी आप तो बड़े ही हैं, आपने वो ऑपरेशंस बहुत की हैं, आप अपने ऑपरेशंस के बारे में बताओ। वही सब कुछ चलेगा, आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं इसमें आपसे चंद और चीजें बात करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को बहुत हैरत में डाला है। हमारे में से कुछ ऐसे अफसर हैं, हमारे सीनियर है, हमारे साथ के हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि भैया ऐसे अफसर, मतलब अगर हमारे को पेंशन नहीं मिल रही, हमारे को कोई फैसिलिटी मेडिकल की नहीं मिल रही, तो क्या बुरा है। जब हमने ज्वाइन किया था हमारे को पता था कि ऐसे अफसर सिर्फ 5 साल के लिए, आजकल 14 साल के लिए। हमारे को पता था कोई इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, विलिंगली ज्वाइन किया। दो राय है मेरी इसमें, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जब हम भरते थे फॉर्म, जब मैंने भी भरे, तो उसमें क्लियर कट लिखा होता था पेंशन अंडर कंसिडरेशन, और ये 2001 तक लिखा रहा। सेकंड चीज ये है, सेकंड पॉइंट, कि यही जो अफसर क्लेम करते हैं कि भैया जब हम फौज में गए थे हमारे को पता था कि पेंशन नहीं मिलनी, हमारे को पता था मेडिकल नहीं मिलना, इन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूशन देके वो एसोसिएशन ज्वाइन की हुई है जो ईसीएसएच और ओआरओपी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस लड़ रही है।
अरे भैया, जब आपको पता था कि आपको नहीं मिलना और आप जमाने को बताते हो, ज्ञान बांटते हो कि जब हमारे को पता था हम क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ तो कि तुम लोगों ने भाई एसोसिएशन क्यों ज्वाइन की हुई है? क्या हमारे को ईसीएस मिल जाए, हमारे को पेंशन मिल जाए, ओआरओपी मिल जाए? क्यों? ये लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं। मैं किस्सा सुनाता हूं। जब मैंने फौज छोड़ी उसके बाद मेरे को सीएसडी का कैंटीन का कार्ड मिल गया। कैंटीन के कार्ड से मैं सामान खरीदता रहा। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद वो रिन्यू होना था। रिन्यू होने के लिए मैंने सीएसडी में अप्लाई किया, तो मेरे को बोला 15 दिन में आपका कार्ड आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने बीच में पीपीओ, एक चीज थी पीपीओ, पीपीओ भी मांगा, पेंशन पे ऑर्डर। तो मैंने पीपीओ की जगह अपना रिकॉर्ड ऑफ सर्विस लगा दिया, क्योंकि एसएस अफसर को पेंशन नहीं मिलती, नो पीपीओ। 15 दिन के बाद जब मैं सीएसडी दोबारा गया अपना कार्ड का पता करने, तो पता लगा कि आपके जी डॉक्यूमेंट वापस आ गए, क्योंकि आपने पीपीओ अटैच नहीं किया था। तो मैंने उस क्लर्क को समझाया, मैं कहा भैया मेरा पीपीओ नहीं है। बोला नहीं सर, ये तो पीपीओ मांग रहे हैं। मैं कैंटीन ऑफिसर के पास गया। कैंटीन ऑफिसर से मैंने बात की, सम कर्नल साहब, कि सर ऐसे ऐसे करके इशू है। बोला ये आई हैव सीन द केस एंड पीपीओ इज रिक्वायर्ड, द ऑब्जर्वेशन हैज कम। मैंने उन कर्नल साहब को सिर्फ एक चीज बोली। मैं कहा सर ठीक है, पीपीओ इज रिक्वायर्ड, आई डोंट हैव द पीपीओ, मेरा कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा। मेरे को आप ये लिखित में दे दीजिए कि पिछले 10 साल से जो मैं कैंटीन की सर्विसेज यूज कर रहा था और मेरे को कैंटीन कार्ड इशू हुए थे, मेरे को, मेरे डिपेंडेंट्स को, वो किस लॉ, किस रूल के तहत इशू हुए थे। काइंडली गिव मी इन राइटिंग, आई नीड इट। कर्नल साहब ने 2-4 इधर उधर फोन किए और मेरे को बोला 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद मेरे कैंटीन कार्ड मिल गए। ये तुगलकी फरमान है। मेरा कोर्समेट अंबाला सीएसडी कार लेने जाता है और वहां सीएसडी का जो वो है मैनेजर होता है, क्लर्क है पहले, वो रिफ्यूज कर देता है, साहब पीपीओ नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर द कार। वो कैंटीन मैनेजर से मिलता है, कैंटीन मैनेजर उसको बिठा के रखता है आधा घंटा, और उसके बाद जब उसको बुलाता है बोलता नहीं आपका केस नहीं होएगा, आपका पीपीओ नहीं है। ही ऑल्सो यूज द सेम थिंग कि गिव मी इन राइटिंग। जब वो गिव मी इन राइटिंग मांगता है तो अगले आधे घंटे में उसके पेपर साइन हो जाते हैं और वो कार निकाल भी लेता है हमारा सीएसडी से। जो पहला केस हुआ था आरोपी का, वो बहुत बड़े बड़े जनरल साहब गए थे और बहुत भारी लीडर भी उधर बने थे। उसके बाद कई और मीटिंग्स हुई जहां मेरे को भी बोला गया कि आप भी वहां चलो, जंतर मंतर चलो। मैं आज तक जंतर मंतर नहीं गया। मैं आज तक किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। मेरी फितरत नहीं है कि मैं शामिल हूं। मैं अफसर हूं भारतीय सेना का। मैं नहीं रोड ब्लॉक्स कर सकता, मैं नहीं खड़ा हो सकता कहीं और वहां नारे लगा सकता। मेरी फितरत नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा। उस प्रोटेस्ट को करने के लिए आज हमारे पास इतना सॉलिड चीज है हाथ में, इतना रामबाण है, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया। एक स्टडी हुई है पिछले 4 दिन पहले, वो प्रकाशित हुई है। उस स्टडी में कहा गया है कि जो नेशनल टीवी है उनसे ज्यादा फॉलोइंग जो है और लोग देख रहे हैं, डेट इज यूट्यूब। Our presence is on YouTube. We will increase our presence in the social media, on the other platforms also. अरे पर आप जुड़िए तो सही, आप उसको देखिए तो सही, आप उसको शेयर तो कीजिए। अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारा जंतर मंतर है।
हमारे को फिजिकली कहीं नहीं जाना है, हमारे को किसी धरने प्रदर्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमारे को सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करना है। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, यही मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज शेयर कीजिए, देखिए, ताकि आगे से आगे चीजें जाएं। इसी के साथ ये जो रीच है हमारी, स्लोली एंड स्लोली हम गवर्नमेंट मैकेनिज्म, हम मेन स्ट्रीम मीडिया और हम ह्यूमन राइट्स तक भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमारे से पूछेगा कि कितने लोग हैं आपके साथ, कितने अफसर जुड़े हैं आपके साथ, अफसर जब मैं बोल रहा हूं, चाहे वो कर्नल्स हैं, चाहे कैप्टन हैं, चाहे लेफ्टिनेंट्स हैं, चाहे जनरल्स हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ सिस्टम को ठीक होना चाहिए, वो सब जुड़ेंगे, अग्निवीर जुड़ेंगे। ह्यूमन राइट्स के पास हम लेके जाएंगे केस को। इट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज की डेट में अगर मेरे से किसी ने पूछा कि कितने लोग हैं आपके साथ, मैं अपने दाएं देखूं, अपने बाएं देखूं, कितने लोग हैं, वी आर रिलक्टेंट टू ज्वाइन, वी आर रिलक्टेंट फॉर आवर वेलफेयर। और ये मतलब इट ब्लोज माई माइंड। हम लोग तैयार ही नहीं है अपने वेलफेयर के लिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ओ भैया, डिमांड कौन करेगा? डिमांड तो हम करेंगे, डिमांड तो तुम करोगे, डिमांड तो सीनियर्स करेंगे। प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम कंट्रीब्यूट कैसे करें। कंट्रीब्यूट जब मैं बोल रहा हूं, पैसा नहीं बोल रहा, कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, जुड़े कैसे इस चीज के साथ। अभी हमारा सेमिनार है 14 तारीख को। सेमिनार का नाम है चैलेंजेस बिफोर मिलिट्री रैंक, प्रोटोकॉल्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। चंडीगढ़ में हो रहा है, ये कर्नल विर्क करा रहे हैं। ये जो चैनल है, इसमें फिजिकल अटेंडेंस भी है, वर्चुअल अटेंडेंस भी है। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन्वाइटेड है, इसमें यूट्यूबर्स भी इन्वाइटेड हैं, सोशल मीडिया वाले और ग्रुप्स भी इन्वाइटेड हैं, जिनके न्यूज चैनल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। उसमें आप गैदरिंग कीजिए, आपके जो पॉइंट्स हैं उनको एयर कीजिए। अगर मैं देखता हूं जो हमारे फॉर्म्स हैं, गूगल फॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो भरे हुए हैं, नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर्स हैं, एयरफोर्स वाले हैं, एसएस अफसर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे आप चंडीगढ़ आइए, आप कलकत्ता बैठे हैं, आप बॉम्बे बैठे हैं, आप चेन्नई बैठे हैं, वेयर एवर, आप फॉरेन कंट्री भी बैठे हैं, आप वर्चुअली तो जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ वर्चुअली जुड़िए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे और आप अपनी जो आपका चीज आप बोलना चाहते हैं उसको वॉइस कीजिए, लोग वहां सुनेंगे, वहां रिकॉर्ड करेंगे। हमने अरेंजमेंट किया हुआ है वहां टेलीविजन का, उन सेट्स पर आपको लोग सुनेंगे। तो 10 से 11 बजे जो है वो वर्चुअल जिन लोगों ने बोलना है उनका टाइम है, और 11 से 12 जो है वो लाइव जो रिकॉर्ड लोग होंगे वहां पहुंचेंगे, वहां फिजिकल अटेंडेंस होगी, उनका टाइम है। और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ रही है, हमारे मिलिट्री लीडरशिप भी आ रही है। इट इज गोइंग टू बी अ गुड शो। आप ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे और इसी सेमिनार को आप अपने सिविलियन फ्रेंड्स के साथ, अपने फौजी फ्रेंड्स के साथ, अपने आर्मी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। जिसने देखना भाई देख लो। अगर मूव सैटरडे है, मूव पर है, तो क्या फर्क पड़ता है, आप सिर्फ उसको ऑन करके उसमें ज्वाइन तो हो सकते हैं ना, ताकि वहां जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी देखे कि इतने लोग ज्वाइन हुए हैं। आप चेंज करना चाहते हैं चीजों को और
कहीं मन में ये शंका आती है कि फौज है चेंज नहीं होगी कहीं। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि दूर दूर तक ये सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना में जो भर्ती होती थी, वुमन WSCS जो थी, वुमन स्पेशल एंट्री स्कीम खोली गई, तो उसमें वुमन को एंट्री दी गई, लेकिन वही 5 साल एंड एक्सटेंशन एंड समथिंग लाइक दैट, उसके बाद बाहर परमानेंट कमीशन नहीं दी गई। लीगल केस हुए, शोर मचा, और उसके बाद वुमन को पेंशन भी लगी। रादर हमारे ग्रुप में ही है फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा, उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में उन्होंने अपनी सिस्टर की, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल थी इंजीनियर्स में इंडियन आर्मी में, उसकी स्टोरी भी है कि भाई उनको कैसे पेंशन, उन्होंने केस लड़ा और उनको पेंशन मिली थी। फर्स्ट वुमन अफसर इंडियन आर्मी की जिनको पेंशन मिली। उसके बाद आप स्लोली स्लोली देखें, पेंशन मिलने के बाद अब वुमेन अफसर कमांड भी कर रही हैं यूनिट्स को, उनको परमानेंट कमीशन भी मिल रही है। माइंडसेट चेंज करने की बात है। मेरे को कोई हैरत नहीं होगी अगर कल को SS अफसर्स को और PVM में शामिल कर लिया जाए, लेकिन माइंडसेट तैयार करवाने के लिए हमारे को अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमारे को अपना जोर लगाना पड़ेगा। ECSH कौन से मिलता था आपको? ECSH SS अफसर को ऑथराइज नहीं था। एक्स सर्विसमैन स्टेटस, एक्स सर्विसमैन अपना रैंक नहीं लिख सकते थे SS अफसर। लिखते थे, ठीक है, लिखते थे, पर ऑथराइज नहीं थे। DSOI में मेंबरशिप मिलती थी आपको, चंडीगढ़ में, दिल्ली में भी मिलती थी, चंडीगढ़ में भी। इट यूज्ड टू बी एसोसिएट मेंबरशिप विदाउट वोटिंग राइट्स। तो ये तीनों काम अब ECSH मिलता है, उसका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस भी मिल गया, रैंक भी मिलेगा, उसके साथ प्रोविजंस भी मिलेंगी सारी। साथ ही साथ चंडीगढ़ के DSOI में इसी साल वो भी शुरू हो गया, परमानेंट मेंबरशिप भी मिलने लगी है SS अफसर्स को। एक इंसान ने कराया ये 80 years old कैप्टन RK भारद्वाज। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। अगर वही सोचते कि नहीं ये तो कोई और कर लेगा या फिर ये मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलता। पर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, लड़ाई हमारे को ही लड़नी है, आपको ही लड़नी है, मिलकर लड़नी है। हम चुप रहे आदत के मुताबिक, तो हमारा नुकसान कैसे हुआ? एक सर्कुलर निकलता है कि भाई फौजी अफसर 15 लाख से ज्यादा की कार नहीं खरीद सकते, जो कैप है वो 15 लाख रुपए है, उससे ऊपर की कार नहीं खरीद सकते। एक और फरमान निकलता है कि जो CSD में है लिकर, वो सिर्फ इंडियन ब्रांड्स ही सर्व होंगे, सेल होंगे, और क्लब्स में इंडियन ब्रांड सर्व होंगे, बाकी सारे ब्रांड CSD से हटा दिए जाएंगे। पहले हम CSD जाते थे, CSD में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड थे, इंटरनेशनल ब्रांड थे, अच्छा लगता था, किसी को गिफ्ट भी कर देते थे। आज की डेट में सोचना पड़ता है। आज की डेट में अगर कुछ गिफ्ट करना है तो लोकल वाइन शॉप पर जाना पड़ता है, कोई अच्छी चीज लेके गिफ्ट करने के लिए। किसने होने दिया ये? हमने होने दिया ना, कोई और तो ब्लेम करने को नहीं है। सिक्योरिटी कंपनी जो मिलती थी एक फौजी अफसर को, तो फौजी अफसर को मिलती थी 65 साल की उम्र तक, टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, और गार्ड मिला करते थे 300 से 500। स्लोली एंड स्लोली उसको कर दिया टिल द एज ऑफ 58 ईयर्स, और गार्ड हो गए 100 से 200, 150, 200, 250। उसके बाद एक्स सर्विसमैन स्टेटस SS अफसर्स के लिए आ गया, SS अफसर्स ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब मिलती है सिक्योरिटी एजेंसी मात्र 2 साल के लिए।
और गार्ड है 40 से 50। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिफोर आवर आइज, हमारी आंखों के सामने हो रही है। कल की जनरेशन हमारे को ब्लेम करेगी, क्यों उन्होंने होने दिया, वो क्यों नहीं आवाज उठाए। अब मैं इसको डायलॉग को यहीं खत्म करूंगा और आप लोगों से विनती भी करूंगा, आप लोगों से उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, एटलीस्ट कमेंट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा भैया वो तो लिख दो, या आप किसी और विषय पर बनवाना चाहते हैं वो तो लिख दो। अगर पार्टिसिपेशन ना हुई, अगर ये डायलॉग इसी तरीके से चला जिस हिसाब से अभी चल रहा है, मैं कितनी देर तक चलाऊंगा इसको। आज मैं मोटिवेटेड हूं कि कुछ मिलना चाहिए अफसर्स को, यंगस्टर्स को कुछ मिलना चाहिए। अगर इसी तरीके से रहा, क्या मैं मोटिवेटेड रहूंगा? मेरे को नहीं लगता कि मैं ज्यादा इसको खींच सकूंगा। अगर कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है, अगर कोई रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा मेरे काम को, अगर कोई उसमें कुछ एडिशन ही नहीं हो रही किसी भी तरीके से, मैं क्या करूंगा? मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है कि मैं इसको बंद कर दूंगा। जय हिंद।